चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ, नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया है। बहुत दुखद खबर आई है, बड़ी खबर आई है, जहां 2 जवान शहीद हुए हैं। सिलगेर इलाके में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। जवानों के वाहन पर यह हमला किया गया है। ट्रक में सवार 2 जवान शहीद हुए हैं। जिस बात का डर था वो बात हुई है और लगातार जवान भारी पड़ रहे थे नक्सलियों पर और नक्सलियों की बौखलाहट के कारण 2 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। संजय ठाकुर बातचीत करने के लिए जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा। संजय, लगातार कार्रवाई चल रही थी, नक्सली कह रहे थे कि हम भी वार्ता के लिए तैयार हैं, ये हैं उनके मंसूबे, इस तरह से वार्ता करना चाहते हैं। देखिए नीतीश, पिछले 5 महीनों से नक्सली लगातार बैकफुट पर थे। जो ये इलाका जहां आज मुठभेड़ हुई है, इस इलाके को समझिए, सिलगेर से टेकलगुड़ा जाने वाले रास्ते पर जवानों की आरोपी पार्टी लगी हुई थी। इस दौरान जो एक ट्रक में जो बताया जा रहा है राशन भर के ले जा रहे थे जवान, इस ट्रक को नक्सलियों ने कमांड आईडी से ब्लास्ट किया है। कमांड आईडी मतलब नक्सलियों ने काफ़ी दूर से ट्रिगर दबाकर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। यहाँ ये जो इलाका है, इस इलाके में हमने लगातार ये खबरें की कि टेकलगुड़ा पुअर्ती जो नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ था, हिडमा का जो गढ़ था, वहाँ जवानों ने कैंप खोला था। और क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है और ये इलाके जो है बारिश के वक्त कट जाते हैं, यही वजह है कि यहाँ पर रोड ओपनिंग पार्टी निकली हुई थी। जो रेगुलर मूवमेंट चलता है, मूवमेंट चल रहा था, जिस दौरान नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये इलाका जिसे हम लगातार बता रहे थे कि अब ये नक्सलियों के कब्जे से दूर हो गया है, यहाँ जवानों ने अपने कैंप खोल लिए हैं, वहाँ एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दिखाई है और इस ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि ब्लास्ट का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था, ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं जो जानकारी आ रही है, लेकिन राहत की बात ये थी कि वाहन में सिर्फ 2 ही जवान सवार थे। हालांकि 2 जवानों की शहादत भी बहुत ही दुखद है, लेकिन ये घटना और बड़ी हो सकती थी। लेकिन जवानों ने प्रिकॉशन बरतते हुए सिर्फ चालक और सहचालक जो है 2 ही जवान इस वाहन में सवार थे। दुखद है संजय, बहुत दुखद है। आपसे जरा समझने की कोशिश करूंगा। कांकेर में लड़ाई हुई, नारायणपुर में हुई, अबूझमाड़ में हुई, हर तरफ के जिलों के आधार पर इस लोकेशन को जरा रेक्टिफाई करके बताइएगा कि कहां पास ये लोकेशन थी, कितना दुर्गम ये इलाका था और जब कैंप खुल गए तो किस तरह से संभावित हमला हो सकता है, क्योंकि विस्तार न्यूज अलग और सबसे सटीक जानकारी बताता है। नीतीश, मैं समझा दूं इसको कि सिलगेर आंदोलन जो बहुत ही जिसके बारे में चर्चा हुई थी, 1.5 से 2 साल तक ग्रामीण जो सिलगेर आंदोलन में बैठे थे, वहीं सिलगेर का कैंप खुला। इसके बाद कैंप आगे बढ़ा टेकलगुड़ा, जहां पे आपको याद होगा 22 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद हिडमा के गांव पुअर्ती में एक कैंप खुल गया। तो ये जो इलाका है ये नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ था, लेकिन यहाँ जवानों ने एक के बाद एक लगातार कैंप खुले। आज जवान सिलगेर से ही टेकलगुड़ा जा रहे थे, जिस दौरान नक्सलियों ने ये इस ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया है। तो इलाका जो है यहाँ लगातार पुलिस की मूवमेंट बढ़ी थी, फोर्स से नए कैंप खुले थे। ऐसे में ये माना जा रहा था कि इलाका जो है वो अब जवानों के कब्जे में है, लेकिन नक्सलियों ने एक बार फिर बता दिया है कि इस इलाके में अब भी उनकी दखल है और नक्सलियों ने आज इस ब्लास्ट को यहाँ कर अपनी उपस्थिति एक बार फिर से यहाँ दर्ज करा दी है। और यहाँ जो एक बात जिक्र करने लायक है वो यह है कि नक्सलियों ने, जो काफ़ी दिनों से हम ये बात बता रहे थे कि नक्सली कमांड आईडी बना रहे हैं, जिसके द्वारा नक्सली रिमोट की सहायता से काफ़ी दूरी से ब्लास्ट को अंजाम दे सकते हैं, उसी कमांड आईडी का उपयोग किया। क्योंकि जब कोई भी किस तरह का रेगुलर मूवमेंट चलता है तो रोड ओपनिंग पार्टी जो होती जवानों की, वो लगभग सड़क से 200 से 300 मीटर की दूरी तक जवान तैनात होते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नक्सलियों ने बहुत ज्यादा दूरी से इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत बड़ी बात कही है संजय आपने, हर मुद्दे पर विस्तार से बताते रहेंगे, लेकिन अभी जो खबर है वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
संजय खुद पहुंचे थे यहां पर, इस क्षेत्र में पहुंचे थे, ग्राउंड रिपोर्ट भेजी थी और पुवर्ती हिडमा के गांव में जिस तरह से जवान घुसे थे वो भी आलम देखने लायक था। अब बिगुल बच गया है, अब नक्सलियों ने कायराना वारदात को अंजाम दे दिया है। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, उनकी सहायता जाया नहीं जाएगी। जो भी खबर होगी आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, उसी की बात करेंगे। कई मायनों में अहम है ये, कई मायनों में ये अहम है सत्र, इसीलिए आप रिपोर्ट देखिए, फिर सीधा सहयोगी से मुखातिब कराऊंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का ऐलान हो गया है। ये विष्णुदेव सरकार का पहला मानसून सत्र होगा, जो 22 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। मानसून सत्र की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। इस मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों पर निर्णय लेने जा रही है। 22 जुलाई को होगी मानसून सत्र की शुरुआत। मानसून सत्र में कई विधेयक लाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार। निकाय चुनाव पर भी सरकार विधेयक लाएगी। प्रत्यक्ष रूप से महापौर अध्यक्ष को चुन सकेगी जनता। नक्सलवाद पुनर्वास नीति पर भी संशोधन विधेयक लाएगी सरकार। आबकारी के नियमों में भी संशोधन करेगी सरकार। नई शिक्षा नीति और नई उद्योग नीति लागू करने की भी तैयारी है। विधानसभा के मानसून सत्र में कानून में संभावित बदलाव को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय है। कानून में संशोधन करना, चलती योजनाओं को बदलना, यही सरकार का लक्ष्य है। 6 महीने में सरकार का कोई भी विजन नहीं दिखा है। देखिए, यह सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय है। इस सरकार के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। कानूनों में संशोधन करना, चलते हुए योजनाओं को बदलना, यही इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस सरकार का भी 6 महीने में कोई भी विजन नहीं दिखा है। विधानसभा के मानसून सत्र में जहां सरकार कई संशोधन विधेयक लेकर आने वाली है जो जनता को सीधे प्रभावित करेंगे, वहीं मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी कवायद कांग्रेस करते हुई नजर आएगी। कांग्रेस इस बार मानसून सत्र में कानून व्यवस्था, बिजली कटौती, गौ तस्करी, नक्सलवाद, अवैध उत्खनन के साथ ही बलौदाबाजार मामले को लेकर घेरती हुई नजर आएगी। वहीं कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि हमने नाम नहीं बदला, बीजेपी दल को ही समाप्त कर देती है। नाम तो उन्होंने बदला, नरवा गरवा गुरवा बारी, लेकिन बजट था ही नहीं। बीजेपी जिस चीज के लिए जानी जाती है वो पूरा करेगी। देखिए, कानून से कांग्रेस को डर लगता है क्योंकि अपराधीकरण कांग्रेस में ज़्यादा है। इसलिए हर कानून, जब भी कोई नई चीज़ें आती हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में घबराहट हो जाती है। मुझे लगता है आज नहीं, 6-8 महीने पहले ये सब संशोधन आ गए थे, विधेयक आ गए थे, और इसका अब 1 जुलाई के साथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि एक अंग्रेजों के ज़माने उसके बाद से अनेक ऐसे संविधान के अंदर ऐसे कानून थे जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी, जिसका कोई काम नहीं था। इसलिए उन कानूनों को समाप्त किया गया है और नए तरीके से नई व्याख्या के साथ में 1 जुलाई से नए प्रावधान लागू होंगे। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में इस बार कई संशोधन विधेयक के साथ ही कई मुद्दों पर जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। सरकार जहां विभिन्न विषयों में संशोधन विधेयक लेकर आएगी, तो वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था के साथ ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरती नजर आएगी। अब देखना होगा कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार जनता के हित में क्या फैसले लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। रिपोर्ट देख लिया आपने, अब सीधा सहयोगी रोहित मिश्रा का रुख करूंगा। रोहित, कई मायनों में अहम है ये सत्र, कोई एक चीज नहीं, दसियों चीज को लेकर इसमें बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। बिल्कुल नितेश, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये सत्र रहने वाला है क्योंकि सरकार को बने हुए 6 महीने का वक्त बीत गया है और चुनावी कार्य होने के बाद में ये पहली दफ़ा होगा जब सरकार पूरी तरीके से फुल फ्लैश में काम करेगी और उसको लेकर विधेयक लगातार तैयार किए जा रहे हैं और ऐसे दर्जन भर विधेयक है जिनको पास करवाने के लिए उन्हें सदन में रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं करता हूं तो नक्सलवाद पुनर्विकास के लिए जो है विधेयक तैयार किया जा रहा है, धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक तैयार किया जा
जा रहा है। इसके अलावा नई आबकारी नीति लाने के लिए विधेयक तैयार किया जा रहा है, नई औद्योगिक नीति लाने के लिए विधेयक तैयार किया जा रहा है, नई शिक्षा नीति को किस प्रकार से लागू किया जाए इसको लेकर विधेयक तैयार किया जाए। तो ऐसे दर्जन भर से ज़्यादा विधेयक है जिनको सरकार पास करवाने के लिए मानसून सत्र पे उतरेगी और 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। लेकिन 1 महीने पहले से ही कांग्रेस अब सदन के अंदर कैसे घेरना है इसकी रूपरेखा तैयार कर रही है। बलौदाबाजार हिंसा को एक प्रमुख मुद्दा बनाने के लिए वो कांग्रेस दिखाई दे रही है कि जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। इसके अलावा बिजली कटौती एक अहम मुद्दा रहने वाला है जिस पर कांग्रेस तैयारी कर रही है। इसके अलावा गौ तस्करी, क्योंकि आरंग में हमने देखा कि मॉब लिंचिंग की एक बड़ी घटना सामने आई है, तो वो तमाम मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। लेकिन इस बार का मानसून सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सरकार चाहेगी कि 100% विधेयक को वो पास करा लिया जाए ताकि काम को और गति मिले और जो सुशासन की बात की जाती है उस सुशासन की दिशा पे एक कदम और आगे बढ़ा जाए। एक कदम और आगे बढ़े और आप झरने के आगे खड़े, इसी तरह झरना जिस तरह बौछार दे रहा है इसी तरह विकास की सौगातों की बौछार आए। रोहित, शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब बिजली की अव्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है, सड़कों पर उतरने वाली है कांग्रेस। रिपोर्ट देख लीजिए, सीधा फिर सहयोगी से रुक कराऊंगा। निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के हर कस्बे में बिजली कटौती की जा रही है, बिजली के दाम में भी बढ़ोतरी की जा रही है और कई इलाकों में 3 से 4 दिनों तक बिजली नहीं आती, जिसको लेकर कांग्रेस सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। हर जिलों में, हर गांव में, हर कस्बे में बिजली कटौती की जा रही है। उसके कारण छत्तीसगढ़ का आम नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली के दाम में 8.5% की बढ़ोतरी कर दिया। 24 घंटे बिजली वाले छत्तीसगढ़ राज्य में अब 12-12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक बिजली नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है। इसकी तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव से पहले हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को भुनाने की तैयारी में है, जिसको लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। बढ़ते बिजली बिल और कटौती को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इसकी रूपरेखा की तैयारी भी तेज हो गई है। वरिष्ठ नेता प्रदर्शन का मोर्चा संभालेंगे और प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस की प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने तमाम नाटक नौटंकी सरकार में रहकर की। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। भूपेश बघेल की सरकार ने तमाम नाटक नौटंकी सरकार में रहते किया, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने उस कामों पर मोहर नहीं लगाई। फ्री बिजली, उसमें भी गफलतबाजी, नरवा गरवा घुरवावाड़ी, उसमें गफलतबाजी, गोबर वाले मामले में गफलतबाजी। तो मुझे लगता है इसका कहीं जन आक्रोश नहीं है, कहीं कोई एक आम पब्लिक नहीं कर रही। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, ये अपने को जीवित रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो भी केवल बातों में कर रहे हैं। सड़क पर आने की इनकी बकत नहीं है। सड़क पर ये 50 आदमी से ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में बड़ी हार हुई है। ऐसे में कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का फायदा कांग्रेस पार्टी को होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कांग्रेस बोलेगी हल्ला, और हल्ला कैसे बोलेगी ये सब कुछ बताएंगे अनमोल तिवारी, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनमोल, जहां आप खड़े हैं दूर से देख पा रहा हूं बिजली का खंभा भी खड़ा है और उसके ऊपर से बिजली निकलेगी और उसी बिजली को लेकर पूरा बखेड़ा है। क्या तैयारी है कांग्रेस के आंदोलन की, हल्ला बोल की? अब बिल्कुल देखिए नीतीश, प्रदेश की सियासत गर्म है क्योंकि अब देखिए फिर से एक बार चुनावी माहौल जो है वो प्रदेश में आने वाला है। अब आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सही बात है क्योंकि प्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और नवंबर दिसंबर का महीना होगा जब नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। तो अब दोनों ही दल, जो भाजपा है और कांग्रेस है, इसकी तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में अब बिजली का जो मुद्दा है वो उछल रहा है। क्योंकि देखिए प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली बिल हाफ योजना
योजना चलती थी, लेकिन भाजपा की सरकार आई तो इस योजना को कंटिन्यू नहीं रखा गया। यही वजह है कि अब कांग्रेस जो है भाजपा सरकार पर हमलावर है और अब वो आंदोलन करने की बात कर रही है। हमने पिछले दिनों देखा है कि कांग्रेस ने किस तरीके से बलौदाबाजार हिंसा को लेकर के प्रदर्शन किया, नीट एग्जाम को लेकर के प्रदर्शन किया, यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस की अब ये रणनीति है कि नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा पर हमलावर हो ताकि नगरीय निकाय चुनाव में जो है बेहतर प्रदर्शन हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। तो ये कांग्रेस की एक तय रणनीति मानी जा रही है। नितेश, ठीक है, जनहित के मुद्दों को उठाने की बात हो रही है। अनमोल शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत साझा करने के लिए। रिपोर्ट थोड़ी बड़ी बड़ी दिखा दी क्योंकि जरूरी था, बड़े मुद्दे थे। अब चलिए मुद्दे की बात में आता हूं, आपकी बात में आता हूं। एक और राजनीतिक खबर ले लेता हूं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस आला कमान सख्त नजर आ रहा है, सख्त। सोचिए, हार की समीक्षा करने के लिए 27 जून के बाद कांग्रेस की मोइली कमेटी पहुंचने वाली है। गौरतलब हो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अगुवाई में गठित समिति प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों पर समीक्षा करने जा रही है, जिसमें समिति जमीनी तथ्य जुटाएगी और इसी को लेकर हलचल तेज है। बीजेपी तंज कस रही है और कांग्रेस जानकारी देने की मुद्रा में अभी है। सीडब्ल्यूसी ने लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा किया है। इसके साथ ही अब अलग अलग राज्यों के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में श्री वीरप्पा मोइली और चौधरी जी के 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये दोनों सदस्यीय कमेटी के लोग अभी वरिष्ठ नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। उसके बाद में इनके यहाँ छत्तीसगढ़ आने का कार्यक्रम बनेगा। उसके बाद में यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में वो रिपोर्ट आलाकमान को देंगे। तो आपने सुशील आनंद शुक्ला का बयान सुन लिया। अब रोहित के पास जाऊंगा। रोहित, इसकी और इन डेप्थ में जाते हैं। सुना है कि जो प्रदेशाध्यक्ष हैं और इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट, उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है आला कमान और आकर कुछ बड़ा हो सकता है। नितेश, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी पहले तमाम बड़े नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा, सीट का समीकरण क्या था, जनता तक वो तमाम लोग कैसे पहुंचे, और उसके बाद में जब उनसे जानकारी एकत्रित कर ली जाएगी, उसके बाद में जमीन पर पहुंचकर, बूथ पर पहुंचकर जो उनकी तरफ से जानकारी आई है वो सही है, उसके फैक्ट कितने सही हैं, जो जानकारी उन्होंने दिया था, जो उनके पास जानकारी कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रही थी, क्या वो धरातल में उस तरह से लागू हो रही थी, वो तमाम चीजों को लेकर समीक्षा करेंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ी तैयारी जो है वो कांग्रेस की दिखाई दे रही है। और इसके बीच में क्योंकि 6 महीने के अंदर 2 चुनाव जो है वो कांग्रेस हार गई। पहले तो शैलेश जो प्रदेश प्रभारी है उन पर भी कहीं ना कहीं आंच आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा है कि इस रिपोर्ट के बाद में प्रदेश अध्यक्ष को बदल जा सकता है। वहीं पे पार्टी हाईकमान जो प्रदेश प्रभारी है सचिन पायलट, उनके कामों से भी नाखुश नजर आ रही है। तो ये रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए 27 तारीख के बाद में कभी भी कमेटी यहां आ सकती है। पहले नेताओं से बातचीत करेगी, जिसके बाद में संगठन में बड़ा बदलाव भी देखा जा सकता है। तो बड़ी तैयारी पे कांग्रेस समीक्षाओं के देखना होगा क्या कुछ होगा। माफी चाहूंगा रोहित, वक्त कम है, इतनी इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिलासपुर में रेल रोको आंदोलन की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सीपत स्थित एनटीपीसी अनुकंपा नियुक्त नहीं दे रहा है। इस बात को लेकर क्षेत्र में बड़ा आक्रोश है। यही कारण है कि रविवार को आसपास के लोगों ने रेल रोको आंदोलन की तैयारी की। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया और गांव में कोटवारों के जरिए इस बात की मुनादी करवाई कि कोई भी इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। इससे पहले भी रेल रोको आंदोलन की कोशिश की गई थी और उस समय पुलिस पर बर्बरता से कार्रवाई करने के आरोप लगे थे। तो रेल रोको आंदोलन की खबरें आ रही हैं बिलासपुर से, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको बताएं। एनटीपीसी पर आरोप लगे हैं कि अनुकंपा की जो नियुक्तियां हैं वो नहीं दी जा रही हैं। हमारे यहाँ के लोगों की जमीन ली गई, हमारे लोगों से काम कराया गया और जब वो खत्म हो गए या इस दुनिया से नहीं रहे इस दुनिया में, तब उसके बाद उनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी जा रही है। इसलिए रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। तो रेल रोको आंदोलन की एक खबर थी, इसीलिए आपको सोचा कि क्यों ना बता दें और क्या कुछ ये घटनाक्रम चल रहा है उसकी जानकारी दे दें।
तो ये जो तमाम जानकारी है ये आप टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि किसके संदर्भ में ये मामला है, और जो ये इसके विस्तार न्यूज के ये खास शॉट्स हम दिखा रहे हैं, जो ये तस्वीरें हम आपको खास तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, मुनादी कराई जा रही है और किस तरह से थाना प्रभारी के द्वारा चारों तरफ ये मुनादी कराई गई है कि आप कोई भी ना जुड़े, रेल रोको आंदोलन जैसी गतिविधि में हिस्सा ना लें। इधर गरियाबंद में पिछली सरकार ने पिछले शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूल जतन योजना के तहत 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, जिसके तहत आरईएस विभाग को जिले के 1413 स्कूलों की मरम्मत कराना था, लेकिन मरम्मत का काम पूरा कराने में विभाग नाकाम हो रहा है। आरईएस के इस मामले पर संबंधित एजेंसियों पर कार्रवाई करने की बात की है, लेकिन स्कूलों का हाल देखिए, जर्जर खस्ता हाल में है। एजेंसियां स्कूल छोड़कर भाग गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं और संबंधित एजेंसी को ढूंढने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन बातों के बीच एक बात फिर वही रह गई है कि आखिर स्कूल की मरम्मत का काम इतना ढीला क्यों? सिस्टम कब समझेगा अपना कर्तव्य और बच्चे क्या इन्हीं जर्जर स्कूलों पर ही पढ़ने के लिए बने हुए हैं? क्या यही जर्जर स्कूल बच्चों के लिए मुहैया कराए जाएंगे और इसी तरह से प्रदेश का जो भविष्य है आने वाला इन्हीं स्कूलों में संवरेगा? 23 करोड़ 25 लाख रुपए अभी तक मिले हैं, जिस पे है ना हम लोग 872 काम कर रहे, प्रगति रहते हमारा 872 में 683 काम कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी लागत करीब करीब वो 30 करोड़ 86 लाख का है। केवल अभी 189 काम ऐसे हैं जो चल रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी पूर्ण कर लिया जाएगा। गरियाबंद जिले के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत कार्य स्वीकृत हुए थे, उसमें विभिन्न श्रेणियों के कार्य थे। कुछ रिपेयरिंग कार्य थे, कोई टॉयलेट रिपेयरिंग थी, फर्श रिपेयरिंग थी, कुछ अतिरिक्त कक्ष का निर्माण था। इस प्रकार से कुल 1325 काम स्वीकृत हुए थे। इन 1325 कामों में से लगभग 537 काम पूर्ण हो चुके हैं और 171 काम किसी कारणवश जो दूरस्थ अंचल के थे वो स्टार्ट नहीं हो पाए। अब बस्तर के एक हाट की तस्वीर दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। बस्तर के कई हाट बाजारों में मुर्गा लड़ाई का खेल खेला जाता है। कुछ ऐसा देखिए, मुर्गों के पैरों पर क्या बांध दिया जाता है, चाकू, खंजर, और फिर उन्हें आपस में लड़ाया जाता है। लोग मुर्गे के पैर में धारदार चाकू लगाकर दो मुर्गों को आपस में लड़ाते हैं। बस्तर का यह पारंपरिक खेल पहले तो मनोरंजन के लिए खेला जाता था, पर अब इसमें पैसों तक का दांव लगाया जाता है। इस खूनी लड़ाई में किसी एक मुर्गे की जान जाती है या मुर्गा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह खेल गैर कानूनी है और विस्तार न्यूज इसका कतई समर्थन नहीं करता है, बल्कि इस खबर को दिखाने का उद्देश्य ही जागरूकता है कि ऐसी बर्बरता जो जीव जंतु है उनके साथ न की जाए। बस्तर के कांकेर जिला के पखांजुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर, और मुर्गा लड़ाई का यह खूनी खेल इस स्तर में देखा जाता है कि आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। एक स्थानीय डॉक्टर भी हैं जिन्हें मुर्गों का डॉक्टर कहा जाता है, और ये सुशील मंडल इनका नाम है, और ये बेचारे जाते हैं और मुर्गों का इलाज करते हैं। तो थोड़ा सा इनकी भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये मुर्गों की बचाने के लिए रहते हैं। और अब बात आपकी अपनी, आपके राशन कार्ड की, क्योंकि आपका राशन कार्ड बेहद जरूरी है, उससे राशन मिलता है। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। 30 जून तक राशन कार्ड का नवीनीकरण करवा लीजिए अनिवार्य हो गया है। करीब 70 लाख राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण करवा लिया है। बचे हुए राशन कार्ड धारियों को 30 जून तक नवीनीकरण राशन कार्ड का करवाना है। नवीनीकरण करवाने वालों में बीजापुर जिले का पहला स्थान है, और आपको बहुत जरूरी खबर बता रहे हैं, राशन कार्ड को लेकर समझा भी रहे हैं। देखिए, 30 जून 2024 तक आपको करवाना है। 77 लाख राशन कार्ड जो धारी है उन्होंने नवीनीकरण करा लिया है। 30 लाख लोग अभी भी बाकी है। क्या करना है आपको? जहां पर आपकी सोसाइटी है वहां पर पहुंच जाना, और एक ऐप है राशन कार्ड का, उसे देख लेना है। वहां पर पहुंचकर आपको उस ऐप के माध्यम से अपने राशन कार्ड का नंबर डालते हुए अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण करा लेना है।
जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर एक स्तर पर काम कर रही है, तो वहीं ग्राम पंचायत के सरपंचों की मनमानी गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य और उस तरह से किए गए निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। यह खबर इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सवाल एक गांव में 10 लाख के भ्रष्टाचार का नहीं है, खराब गुणवत्ता के काम का नहीं है, बल्कि बात है गांव के विकास की कि अगर एक गांव में ऐसा हो रहा है तो ऐसा कितने गांव में हो रहा होगा। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत सैदा में 3 माह पहले करीब 10 लाख रुपए की लागत से पेपर ब्लॉक का काम किया गया था, लेकिन पेपर ब्लॉक के काम में गुणवत्ता का ध्यान ही नहीं दिया गया और पेपर ब्लॉक किस तरह से क्षतिग्रस्त है। 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद ये आप देख सकते हैं। एक गांव के विकास का सवाल नहीं है, ये हर गांव का विकास है। और अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा, बातचीत करूंगा। अविनाश, 10 लाख रुपए खर्च किए गए 3 महीने में, बताइए ये आलम है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि एमसीबी जिला का जो ये ग्राम पंचायत सैदा है, वहां पर जब जाके देखा गया कि मार्च महीने में कंप्लीट किया गया है पेपर चेकर टाइल्स का, जो कि सड़क बनाई गई थी तकरीबन 10 लाख रुपए की लागत से। वहां पर सड़कें पूरी उखड़ने लगी, चेकर पूरे निकल के फेंका रहे हैं। लेकिन जब इस संदर्भ में वहां के जो सरपंच थे उनसे बात करना चाहा गया, 3 दिन से लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। उनका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ बता रहा है। साथ ही जब जनपद कार्यालय में जाके भी पता किया गया तो उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि महज 3 महीने ही बीते हैं और इन 3 महीनों के बीच में ही 10 लाख रुपए की लागत से बना चेकर सड़क जो था वो उखड़ने लगा है। बरसात शुरू नहीं हुई है, जगह जगह से मिट्टी का कटाव हो रहा है और चेकर जो टाइल्स थे वो उखड़ कर फेंका रहे हैं। लेकिन इसकी सुध लेने वाला ना तो ग्राम पंचायत में कोई है, ना ही जनपद पंचायत। बात एक गांव की नहीं है, उम्मीद है, अविनाश सही कहा आपने, उम्मीद है कि इस खबर के आने के बाद इस पंचायत में तो एक्शन होगा ही और ऐसी पंचायतों में भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत साझा करने के लिए। नीट की परीक्षा खत्म हो गई है, पेपर देकर छात्र बाहर निकल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिनका भी नॉर्मलाइजेशन में जो विसंगति पाई गई थी उन्हें फिर से पेपर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। एनटीए ने फिर से उन्हें पेपर देने के लिए कहा था और इस तरह से कुछ कतारें दिखी छात्रों की और अब पेपर देकर छात्र निकल आए हैं और तमाम लोगों ने जिनकी भी विसंगति थी नॉर्मलाइजेशन में, उन्होंने सभी ने पेपर दे लिया है। उनका पेपर खत्म हो गया है और अब उनकी OMR सीट जमा हो गई हैं और अब दोबारा नए सिरे से उनका रिजल्ट आएगा। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं, दिखा रहे हैं आपको परीक्षा सेंटर से। और बस्तर की बात कर लीजिए, वहाँ भारी संख्या में ऐसे छात्र थे और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा छात्र ऐसे थे जिनके नॉर्मलाइजेशन में विसंगति थी और इसीलिए यहाँ दोबारा जब पेपर हुआ तो सभी की नज़रें थीं और दोबारा पेपर जो है वो अच्छे से हो, इसी के लिए पूरे इंतजामात किए जा रहे थे। बालोद से हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे क्या हुआ है, आज का पेपर कैसा रहा दिन, कितने छात्रों ने उपस्थिति दर्ज कराई, क्या कुछ हुआ। अनमोल, कितने छात्र पहुंचे थे, कितने लोगों का सेंटर था, उनको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अब क्या हुआ है, निकल गए हैं सभी छात्र, OMR वगैरह जमा हो गई हैं? अब बिल्कुल नितेश, देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये पहली तस्वीर है वहाँ की जहाँ पर ये एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया था। नीट यूजी के जो बच्चे हैं आज उनका री एग्ज़ाम हुआ, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था। आप देखिए अब ये DAV इस्पात स्कूल है, ये बालोद के जो है दल्ली रजहारा में है और यहाँ पर देखिए बच्चे जो हैं अब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। उनके हाथ में आप एडमिट कार्ड भी देख पा रहे होंगे। ये तमाम वो बच्चे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला था और NTA ने ग्रेस मार्क्स मिले बच्चों का आज री एग्ज़ाम लिया है और यहाँ 185 बच्चों को जो है शामिल होना था इस एग्ज़ाम सेंटर पर, लेकिन जो जानकारी आई है नितेश, केवल 115 बच्चे जो हैं वो शामिल हुए हैं इस एग्ज़ाम में और 70 बच्चे जो हैं वो शामिल पूछिए ना, इनसे पूछिए कैसा पेपर था, कितना कठिन था, क्या अंतर था पिछली बार इस बार के पेपर में। अनमोल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नितेश, मैं देखिए एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही खड़ा हूँ और जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं अब उनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैसा रहा पेपर। आप ये बताइए कहाँ से आई थी एग्ज़ाम देने? बालोद से। बालोद से, कैसा रहा पेपर?
अच्छा रहा, बायो थोड़ा इजी था, फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री हार्ड था। ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो किस तरीके का रहा इस बार पिछले बार की तुलना में? पिछले बार से अच्छा था। पिछले बार से अच्छा था। Was paper is easy? यस, अच्छा था। इजियर देन लास्ट टाइम। Easier than last time. क्या क्या आपको टफ लगा? केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था। केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था। हाँ, और इस बार की व्यवस्थाएं कैसी थी अंदर में? व्यवस्था भी ठीक थी, सब कुछ स्मूथली था, इजी था, मतलब कुछ ऐसे हुआ नहीं कि यहाँ क्या करना है वहाँ क्या करना है वाले कोई बात। पिछली बार जिस तरीके से आप लोगों को प्रश्न पत्र बांटे गए थे, पहले फिर दूसरी प्रश्न पत्र, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक ही बहुत स्मूथली कंडक्ट हुआ। बहुत स्मूथली। ठीक है, तो ये देखिए वो तमाम छात्र हैं, बिल्कुल नितेश, बिल्कुल जो सही इस कहा आपने, तस्वीर दिखाई, बहुत बढ़िया अनमोल, बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा आपके पास फिर नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संबोधित कर रहे हैं, सीधा वहीं चलेंगे। भारतीय चिंतन में मातृशक्ति के महत्व को महत्वपूर्ण मानते थे। इस विषय अभी माननीय रामदत्त जी का व्याख्यान सुनने को हम सब लोगों को मिलेगा, ये हमारा सौभाग्य है। मैं श्रोता के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया, तो ये बातें मैंने यहाँ पर रखी हैं। मैं पूज्य श्री सुदर्शन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। सुदर्शन प्रेरणा मंच पिछले 11 वर्षों से राष्ट्रीय व्याख्यान माला का आयोजन करते आ रहा है। आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने श्री सुदर्शन जी के छत्तीसगढ़ से संबंध और उनकी विशेषज्ञताओं पर प्रकाश डाला। इसके पहले कि हमारे मुख्य वक्ता माननीय रामदत्त जी अपना उद्बोधन आपको दें, एकल गीत के लिए तन्मय बख्शी को आमंत्रित करता हूँ। वसुंधरा परिवार हमारा, वसुंधरा परिवार हमारा, हिंदू का यह विशाल तर चिंतन, इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति। तो दीनदयाल ऑडिटोरियम में सीएम विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। 25 जून को कैबिनेट की बैठक है, बहुत अहम खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री अपने विभागों की समीक्षा करेंगे, मंत्रियों के काम की समीक्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। शीर्ष नेतृत्व को मंत्रियों की वर्क रिपोर्ट दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे। श्याम सिंह तोमर जी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, स्टेट ब्यूरो मध्य प्रदेश, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा बिना किसी देरी के। श्याम जी, क्या कुछ खास है, क्या कुछ विशेष है बजट सत्र से पहले? देखिए, बजट सत्र से पहले उसकी तैयारी करनी होती है और तमाम बड़े विभाग, चाहे लोक निर्माण हो, इसके अलावा मेट्रो के बड़े प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, तो इसके लिए पैसा तो लगता है। तो विभागों को अपनी तैयारी करके उस पर जो है फिर मंत्री को बताना होता है और मंत्री फिर मुख्यमंत्री को बताते हैं कि लगभग हमको अप्रॉक्सीमेट इतना अपने विभाग के लिए चाहिए। उस हिसाब से फिर जो है बजट फाइनल होता है। तो ये बजट के महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में कई और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं या भविष्य में शुरू होने, उन पर बात हो सकती है। शिक्षा का नया सत्र शुरू होना है, उस पर तो बात होगी ही होगी। तो ऐसे तमाम बड़े फैसले जो है वो लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ आपको ले जाऊंगा, जहां मानवता शर्मसार हो गई है। यहां एक मृतक युवक के शव को नगर निगम पालिका के कचरे के वाहन में अस्पताल ले जाया गया। यह शव है या कचरा है या क्या है, यह आप खुद ही फैसला करिए। यह मामला खिलचीपुर का है। रविवार को एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जिसके बाद नगर में शव वाहन नहीं होने के कारण युवक के शव को कचरे की गाड़ी में ही डालकर पोस्टमार्टम के लिए खिलचीपुर अस्पताल ले जाया गया। मृतक के भाई विक्रम सौंधिया ने बताया कि हेमराज ट्रैक्टर चलाता था, पिछले 5 दिनों से घर से बिना बताए कहीं चला गया। मृतक के परिजन भाई का कहना है कि हेमराज आत्महत्या नहीं कर सकता, यह कुछ और है। पुलिस ने जांच पड़ताल की और फिर नगर पालिका को शव वाहन भेजने के लिए कहा, तो नगर पालिका ने कहा कि हमारे पास शव का वाहन ही नहीं है।
और फिर बदले में क्या भेजा गया? ये कचरे का वाहन। तो जीते जी उस व्यक्ति का तो कुछ हो ही नहीं सका और मरने के बाद भी उसको शांति नहीं। कचरे के वाहन में बिठाकर, बताइए, लिटाकर एक शव को ले जाया गया है और राजगढ़ में मानवता शर्मसार हुई है। प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है हाईवे के किनारे खेत में, तो उस पर से हमारे उप निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा और फोर्स वहाँ पर मौके पर कार्रवाई के लिए गया था। परिवारजनों द्वारा वहाँ पे शिनाख्त कर ली गई है। मृतक के परिवारजन भी यहाँ अस्पताल में आ गए थे, ईएम करा दिया गया है और डेड बॉडी को उनके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया है। मनीष सोनी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा। फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या यहाँ के नगर प्रशासन के पास कोई एम्बुलेंस नहीं है? स्वास्थ्य व्यवस्था जो संभालते हैं उनके पास एम्बुलेंस नहीं है? कुछ नहीं है क्या? और कुछ नहीं है तो क्या कचरा गाड़ी में बैठा कर किसी को भेज देंगे, किसी को लिटाकर? बिल्कुल, देखिए विस्तार न्यूज ने बिल्कुल काफी अच्छा मुद्दा ये उठाया है, क्योंकि मानवता को शर्मसार करने वाली एक पूरी घटना है। और मैं आपको बता दूं, राजगढ़ जिले में मोहन, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है और राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में 2 राज्य मंत्री हैं। 2 राज्य मंत्री होने के बावजूद जो खिलचीपुर तहसील है, यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। हालात ये हो गए हैं कि एक मृत आदमी के शव को जो है कचरा वाहन में रखकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जो नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई नगर परिषद को इसमें कोस रहा है। ये टैक्स का पैसा कहाँ जाता है खिलचीपुर के निवासियों का? क्या टैक्स का पैसा डकार लिया जाता है कि एक शव वाहन की व्यवस्था नहीं है? क्या इतना बड़ा खिलचीपुर, इतना बड़ा राजगढ़, जहां से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हुए हैं, उसका यह आलम कि वहां एक एम्बुलेंस तक नहीं है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें राजगढ़ की, तो राजगढ़ में जितने भी बड़े नेता हैं वो यहीं से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं। यहाँ से अगर बात करें तो सुरेश सोनी, आरएसएस के जो सुरेश सोनी है वो भी राजगढ़ के रहने वाले हैं। और यहाँ से जो है अभी वर्तमान में दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो राजगढ़ से चुनाव लड़े थे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पूरी 5 जो विधानसभा है राजगढ़ की, उन पर बीजेपी का कब्जा है। बावजूद उसके यहाँ के हालात इतने बदतर हैं। लेकिन मनीष, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उम्मीद है कि इस तस्वीर को देखने के बाद वहां के अधिकारियों की, वहां के निगम की, वहां की पालिका की आत्मा झकझोर जाएगी और अब किसी के साथ ऐसा ना हो, यह व्यवस्था जरूर की जाएगी। शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीर अब मैं धार जिले की दिखाऊंगा, जहां दसई में जल्दी बारिश होने के लिए ग्रामीण और किसानों ने प्राचीन समय से चले आ रहे एक अजब गजब टोटके को अपनाया है। अजब गजब टोटके को अपनाया है। यहां टोटका अपनाते हुए एक व्यक्ति को गधे में बिठाकर 7 बार घुमाया गया है उल्टा। बारिश की देरी के चलते जहां खेतों में समय पर बोनी होनी है और बोनी हो चुकी है, फसल मुरझाने को लेकर ये किसान चिंतित हैं। बारिश हो जाए इसलिए इन्होंने ऐसा किया है और सोचा कि ये तस्वीर आपको दिखा दें। टोटके का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन आज भी लोग किस तरह से परंपराओं को आगे ले जा रहे हैं और किस तरह से चीजें कर रहे हैं बारिश के लिए, ये तस्वीर आपको बयां करती है। बहरहाल जो भी हो, टोटका अपनी जगह है। हम तो सिर्फ यही कामना करेंगे कि जल्द से जल्द मेघराज बरसें और इन्हें गधे पर चढ़कर इस तरह ना घूमना पड़े, यही हो जाए और इनकी खूब तरक्की हो। तो ये तस्वीर है को प्रसन्न करने की कवायद चल रही है। अजब गजब टोटका हो रहा है और जफर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा। जफर, गधे में ये भले चढ़ गए हो, लेकिन अपनी कामना यही रहेगी कि इंद्रदेव बरसें। ऐसी और कौन कौन सी परंपराएं होती हैं, क्या क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल नितेश, बताना चाहूंगा, चूंकि धार जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जो किसान है वो बारिश ना होने से काफी परेशान है, जिससे अलग अलग तरीके से टोटके करता दिखाई दे रहे हैं। आज के जो वीडियो सामने आया है धार जिले के दशई का है, जहाँ पर एक शख्स को गधे के ऊपर उल्टा बिठाकर शमशान
के 7 चक्कर लगवाए गए। इसी तरह के यहाँ पे टोडू की अगर बात करें तो यहाँ पे जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जाती है, मेंढक मेंढकी की शादी कराई जाती है और इसी प्रकार से कई अजब गजब टोटके कराए जाते हैं। और यहाँ के जो किसान है उनका मानना रहता है कि इन्हीं टोटकों की वजह से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है। तो प्रसन्न हुए हैं, बारिश का माहौल बना, बादल बदली छाए हैं कि अभी और 2-4 बार परिक्रमा की जरूरत है? छाए हैं लेकिन बारिश अभी नहीं हुई है, लेकिन बादल बिल्कुल छाए हैं जिले में और कहीं कहीं पर बारिश भी हुई है। लेकिन जो आदिवासी जो क्षेत्र है यहाँ पर अलग अलग तरीके से टोटके किए जा रहे हैं। ठीक है, कहीं पर ठीक है जफर, ठीक है। इंद्रदेव से यही कामना रहेगी कि भैया बरसा दो मेघा, क्यों इनको बार बार शमशान भेज रहे हो? और इंसान भी देखिए, शमशान वैसे नहीं जाता जफर, लेकिन देखो मतलब की बात है, बारिश चाहिए इसलिए शमशान तो जाना है। शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मंगलनाथ मंदिर के समीप स्थित मौन तीर्थ में रविवार को एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपना लिया। मौन तीर्थ के महामंडलेश्वर सुमनानंद ने उन्हें सनातन धर्म में स्वीकार किया और यहीं पर अनिकेत चौबे नामक युवक ने महिला से विवाह रचाया और उसे भी अपने साथ चौबे बना लिया। महिला का नया नाम अब सोनाक्षी चौबे है। उसकी 10 साल की पुत्री जरा का नाम भी जानवी कर दिया गया है। बता दें कि महिला का काफी साल पहले निकाह हुआ था, उसकी एक 10 साल की बेटी भी है, लेकिन कुछ साल पहले उसका तलाक हो गया और इसी दौरान वह ऑटो चालक अनिकेत के संपर्क में आ गई और अब इनका प्यार जो है वो शादी में परिणित हो गया और मुस्लिम महिला हिंदू बन गई। इन बच्चों ने भी ऐसा तय किया कि हम सनातन में जाएं, तो ये बेटी जो है फराह और इनकी बेटी जारा, इनका पहले को ही निकाह हो गया था और वो काफ़ी समय हो गया है, इनका तलाक भी हो गया। फिर ये अपनी बेटी को लेके वहाँ से अलग हो गई और ये चाहती थी कि मैं सनातन को स्वीकार करूं, मैं सनातन में आऊं, तो इन्होंने मेरे से संपर्क किया था। तो मैंने आज इनका दशविध स्नान और प्रायश्चित कर्म वगैरह करा के इन्हें सनातन में स्वीकार। रहते रहते करीबन 2 या 3 साल हो चुके हैं। तो शादी करना थी तो हम यहाँ पे आए थे, गुरुजी के पास पहले बात करी थी तो गुरुजी ने बोला था हम करा देंगे आपकी शादी वगैरह। तो मैंने फिर गुरुजी ने वो टाइम बताया, बोले इस तारीख के दिन आ जाओ आप, आपकी हो जाएगी शादी। फिर हमने इनसे बात करी, इनने भी बोला कि हाँ सनातन धर्म स्वीकार करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर हमने ये शादी किया। मुस्लिम समाज में थी, इसके बाद मैंने ना हिंदू समाज में शादी करी और मेरा तलाक हो चुका है। अब सोनाली बन गई है और संतोष किशनानी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ये मत कह दीजिएगा कि आप फरहान नवाज के साथ हैं, वरना आप दिल ही जीत लेंगे, जो बचा कुचा है वैसे भी सब जीत चुके हैं। बिल्कुल नितेश, क्योंकि मध्य प्रदेश धार्मिक नगरी और धार्मिक नगरी में सनातन धर्म की तरफ सभी धर्म अब आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं और जिस प्रकार जो फराह खान थी अब वो सोनाक्षी चौबे हो गई हैं और इसका जो श्रेय है वो जैन के महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी को जाता है, क्योंकि लगातार सनातन धर्म के प्रति ये जागरूकता अभियान भी फैलाते हैं। और इस समय खुद हमारे साथ महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी जी हैं। महाराज जी, इस नेक कार्य के लिए सबसे पहले तो बधाई हो। कैसे आपने प्रेरित किया सोनाक्षी को? देखिए, मैंने कोई प्रेरित नहीं किया, सनातन स्वयं ही प्रेरित करता है और सनातन में सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। उस बच्ची ने ये इच्छा प्रकट की कि मैं सनातन को स्वीकार करना चाहती हूँ, तो वो हमारे पास आई थी। उसने हमारे से कहा कि आप मुझे सनातन की दीक्षा देंगे, तो हमने कहा जरूर देंगे। तो हमने उसे दीक्षित किया। आज पहले उसका 10 विधि स्नान हमारे यहाँ होता है, 10 विधियों से स्नान कराते हैं, वो किया, पंचगव्य का पान किया और उसके बाद प्रायश्चित कर्म वगैरह जो होते हैं वो सब करने के बाद उसका सनातन में प्रवेश हो गया और उसके बाद उनका विवाह हो गया। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि अंकित चौबे के साथ सोनाक्षी का विवाह कराया है, सोनाक्षी की बेटी भी है और ऐसे पहले भी आप कई ईसाई धर्म के लोगों को सनातन धर्म की ओर लेके आए, तब आपको कई अन्य वर्गों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा आपको धमकियां भी मिली है। तो क्या आगे, जैसे आज आपने मुस्लिम लड़कियों को सनातन धर्म अपनाया, ऐसे में आपको कोई डर नहीं लगता? देखिए, सनातन के लिए यदि आपको कार्य करना है
तो डर तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि पहले भी कुछ ईसाई धर्म के अनुयायी लोग जो हैं हमारे संपर्क में आए थे और वो 4 परिवार थे, करीब 18 लोग थे, उन लोगों को हमने सनातन में वापसी कराई तो उसके बाद उसका प्रतिफल ये अवश्य मिला कि हमारे ऊपर हमला भी हुआ और हमें उर्दू में लिखी हुई कुछ पत्र और धमकियां भी प्राप्त हुआ और हो रहे हैं। इसकी शिकायत हमने जहाँ जहाँ करनी थी वहाँ सब जगह की है, लेकिन उसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं है। संतोष, आप बात करते रहिएगा, बहुत शानदार तरीके से आपने बातचीत की, आप जारी रखिएगा। आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी गहराई से खबर दिखाई उसके लिए शुक्रिया। खैर जो भी हो, कानून से होना चाहिए। भारत में सभी को सभी धर्म मानने की आज़ादी है, जो जहां जाना चाहता है बशर्ते वो खुद की मर्जी हो। आगे बढ़ेंगे और मुरैना की बात करेंगे, जहां मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। यहां प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती गंभीर मरीज को बाहर निकाल दिया गया और गैलरी में मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया। कहा गया कि सिविल सर्जन के आदेशानुसार बेड को खाली कराने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि बिहार के कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं। प्रोटोकॉल के तहत बेड खाली कराने का यह मामला सामने आया है। इसमें यह गलत नहीं है, प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल कराना चाहिए अगर नियम यह है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के पास क्या प्रोटोकॉल के तहत और अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती है? क्या ऐसी आईसीयू वार्ड को खाली कराया जाना चाहिए, बल्कि और अच्छी व्यवस्था मुस्तैद कराकर और मरीजों को भी अच्छी व्यवस्था मिले? क्या इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? वो आईसीयू में थे, लेकिन गंभीर स्थिति उनकी नहीं थी। आईसीयू में उनको सुविधा अनुसार उनके ज़्यादा आराम के लिए उनको रखा गया था। उनकी स्थिति गंभीर नहीं थी और चूँकि माननीय केंद्रीय मंत्री गुजर रहे थे, उनकी तरफ से ऐसा मैसेज आया कि वो संभवतः वहाँ आ सकते हैं इलाज के लिए, तो थोड़ी देर के लिए उन्हें हटाया गया और उन्हें हटाने से उनको कोई खतरा नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई गंभीर स्थिति उनकी थी नहीं। उनको ज़्यादा आराम देने के उद्देश्य से आईसीयू में दिया गया था और वापस उन्हें करने, मेरे सिविल सर्जन से चर्चा हुई, उन्हें वापस करने के लिए बोल भी दिया है। संभवतः उन्हें बेड में वापस आईसीयू में मिल भी गया हो। एक्चुअली में कोई वीआईपी अगर कोई आता है विशेष, तो उसके लिए अलग से आईसीयू रिजर्व कर रखा है, उस व्यवस्था करते हैं। किसी पेशेंट को उसकी वजह से हम शिफ्ट नहीं करते हैं। तो उस समय मैं जानकारी भी लेता हूँ कि उस पेशेंट को किसके आदेश पर, किस कारण से उसको शिफ्ट किया गया था, और उसकी जानकारी लेने के बाद बताता हूँ। गुर्जर साहब ने मुस्कुराकर कह दिया कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो फिर वो आईसीयू में एडमिट क्यों थे? हमारा सवाल ये नहीं है कि आपने मंत्री जी को क्यों व्यवस्था दी, देना चाहिए और अच्छी देना चाहिए क्योंकि वो मंत्री हैं, लेकिन आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ही नहीं। इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आपके पास आप आईसीयू के मरीज को निकालने के बाद भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल ये खबर थी, इसलिए दिखा दिया आपको। बड़वानी चलेंगे, जहां बड़वानी के अंजड़ थाना क्षेत्र में शनिवार रविवार की दरमियानी रात चोरों ने 2 एसबीआई एटीएम को गैस कटर से काट डाला, पैसे निकाल ले गए। वारदात करने के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि चोर मशीन को किस तरह से काट रहे हैं। चोरों ने मास्क से अपना पूरा चेहरा ढक लिया। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने रुपए चोरी हुए हैं। रविवार का दिन छुट्टी का होने की वजह से कोई भी जवाबदार बैंक अधिकारी नहीं पहुंचे और वहीं एटीएम मशीनों को चोरों के द्वारा काटने की जानकारी लगते ही एसडीओपी दिनेश सिंह चौहान के साथ ही तमाम पुलिस अमला पहुंच गया। खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है कि आखिर कैसे चोरी हुई। लेकिन बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर सुरक्षा गार्ड कहां थे, सुरक्षा की इतनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी, और क्यों इस तरह से खुलेआम सरेराह बीच बाजार में एटीएम में घुसकर चोर गैस कटर से बताइए एटीएम काट ले गए, और सुरक्षा का क्या ही इंतजामात था, पुलिस की गश्ती क्या थी, तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। तो वो पुलिस जो बाद में कर रही थी, पहले पेट्रोलिंग की जाती, और क्यों वहां पर गार्ड की व्यवस्था नहीं थी। एसबीआई जैसा बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक। जफर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत कर लेता हूं, जो सवाल उठ रहे हैं उनकी जानकारी ले लेता हूं। जफर, एसबीआई जैसा प्रतिष्ठित बैंक, क्या कोई गार्ड नहीं था? गैस कटर से सरेराह एटीएम काट लिए गए और फिर पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठते हैं, ये मुस्तैदी पहले क्यों नहीं थी? देखिए, ये घटना बड़ी डराने वाली है, क्योंकि आदिवासी इलाके में इस तरीके की घटना होना बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी घटना सामने नहीं आई। उस वक्त जब रात के 3 बज रहे हो और एक प्रतिष्ठित बैंक एसबीआई जैसी बैंक है, उसमें एटीएम
काट कर केस कटिंग मशीन साथ में लाकर नकाबपोश बदमाश लग्जरी कार में सवार होकर आते हैं और एक नहीं 2 जगह घटना को अंजाम देते हैं। इसमें पहली घटना क्या है? पहली घटना अंजड़ थाना क्षेत्र, जो कि बड़वानी के पास ही का इलाका, अंजड़ थाना क्षेत्र के तलवाड़ा डेप और साथ ही साथ एक और इलाका है। 2 जगह ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है और दोनों ही जगह केस कटिंग मशीन से एटीएम को काट कर उससे सारे रुपए लूट लिया। जफर, माफी चाहूंगा, वक्त इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने उठाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहर आपके रिपोर्टर में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।